तो हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि आपने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया हुआ था? व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास? गुड टू द इवनिंग बेस्ट ऑफ सर। माय नॉलेज, हाँ, कि हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था, ऐसा है? बोलो बोलो। ह्यूमन सर रिप्रोडक्शन गुड में। इवनिंग। हाँ बोलो बोलो हर्षित, क्या कर रहे हो? सर गुड इवनिंग बोला था। वेरी गुड इवनिंग भाई। ये बताओ पहले कि हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था ना? हाँ सर। अच्छा, तो देखो मैं पहले से बता दूं कि बहुत बकवास चैप्टर है, बहुत ही बेकार का चैप्टर है। थोड़े बड़े टॉपिक हैं जो काम के हैं, लेकिन जो काम के हैं लास्ट वाले, जैसे ये आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह जो है ना, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वाले जो हैं वो नीट में भी आते हैं, थोड़े बड़े बोर्ड में भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा लाइटली लेना है इस चैप्टर को, बाद वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेना है। बाकी तो पूरी कहानी है, कुछ खास बहुत ज़्यादा दमदार चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ समझाने के लिए हो। तो चीज़ें हमें कुछ नोट डाउन करनी पड़ेंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ में। चलिए। सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या चीज़ है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है ना? तो पहले ये बात समझते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना? तो देखो, नोट करो। इट रिफर्स टू इट रिफर्स टू इट रिफर्स टू healthy reproductive organ. It refers to healthy reproductive organ with normal functions. It refers to healthy reproductive organ with normal functions. Full stop. It also includes it also includes emotional and social aspect of it also includes emotional and social aspect of reproduction. Full stop. Next point note करेंगे। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी अपनी अलग डेफिनेशन दे डाली है ना? तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन को हर जगह इसलिए हम काउंट करते हैं क्योंकि डब्ल्यूएचओ अक्रॉस द वर्ल्ड काम करता है। ये किसी कंट्री, किसी जोन या किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है ना? पूरे वर्ल्ड में इसके अपने ऑफिसेस, हेड ऑफिसेस बने हैं, और पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को ज़्यादा बेटर करने का इसका जो भी सपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट पे सपोर्ट है ना? सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, reproductive health as a total well-being in reproductive health is total well-being in physical physical emotional and behavioral physical emotional and behavioral and social aspect of reproduction। ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम, ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या चीज है, ये नॉर्मल साइंस की डेफिनेशन प्लस डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको मीट आउट करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या हम फॉलो कर रहे हैं, है ना? ये तो दूसरा आपका टॉपिक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। अब क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या स्ट्रेटजीज उसको मीट आउट करने के लिए हम लोग अपना। अब देखो, सबसे जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उनका कहना क्या है कि प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है।
आप ये मान लीजिए कि अगर इंडिया में इस पे रोक नहीं लगाया गया ओवर पॉपुलेशन में, तो वी आर ऑलरेडी इन मेगा सिटीज, वी आर ऑलरेडी इन द वर्ज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम ऑलरेडी चाइना को जल्दी ही ओवरटेक करने वाले हैं। और चाइना का जो एरिया है, डेमोग्राफी अलग है, हमारी डेमोग्राफी अलग है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बर्थ मिल रहा है, ठीक है। सर हाँ, सर आपने अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या बताया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने डेफिनेशन लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, है ना, सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की और दूसरा फिर हम लोगों ने ये पढ़ा डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन। आपने कुछ लिखा है इसमें से? नो सर। अच्छा तो चलो नोट करो, मैंने ये लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। इट refers to healthy reproductive organ with normal functioning, healthy reproductive organ with normal functioning, okay, full stop। According to WHO, health, reproductive health is, according to WHO, reproductive health is total well-being in physical, emotional and physical, emotional, behavioral and social aspect of reproduction, ये भी लिखा है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से बाकी कौन कौन सी प्रॉब्लम बर्थ ले रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, है ना, जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कन्वर्ट हो, सबसे पहली एनरोलमेंट फॉर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इज स्टिल लो, ठीक है, स्टिल लो, ठीक। और इसमें 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 भी मेनली क्या है, स्टिल लो एंड मेनली लो इन फीमेल्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन में फीमेल पार्टिसिपेट एनरोलमेंट नहीं करती। प्राइमरी एजुकेशन तो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है ना, क्लास 5 तक आप फ्री एजुकेशन लीजिए। उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो अभी तक तो देखो इंडिया में फ्री नहीं है, हालांकि ये फ्री होनी चाहिए क्लास 10 तक। तो एजुकेशन में जो सेकेंडरी एजुकेशन को हम लोग क्लास 8 मानते हैं, तो 5th के बाद से जो सेकेंडरी एजुकेशन में जाने वाली होती हैं, मतलब जो बच्चे हैं जो 6 ईयर तक जिसको ये लोग पढ़ते हैं, तो उसमें एनरोलमेंट बहुत ड्रॉप आउट हो जाता है। बहुत सारे लोग क्लास 5th के बाद स्कूल छोड़ देते हैं रूरल इंडिया में। आप शहरों को मत काउंट कीजिएगा, मेनली इंडिया आज भी रूरल एरियाज में बसता है इंडिया। तो इंडिया विलेजेस में मेनली जो इंडिया है वही इंडिया है एक्चुअली। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेइंग इन विलेजेस। दूसरी चीज क्या है, अब एजुकेशन लो है तो उसकी वजह से बाकी दूसरी समस्याएं तो आने ही आने वाली। कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। एंड फीमेल डेथ, फीमेल डेथ बिटवीन 15 to 19 ईयर ऑफ एज। इसमें से जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी की वजह से जिनकी डेथ होती है उनका एज 15 to 19 ईयर के बीच के लोग होते हैं, ठीक है। अब एक और क्या चीज है, सर ये कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी का क्या मतलब हुआ? कॉम्प्लिकेशन मतलब डिलीवरी के टाइम पे मदर और बच्चे को दोनों को नहीं बचाया जा सकता कई बारी, तो इसीलिए 19 ईयर से कम की एज पे दैट इज नॉट मैरिजेबल एज, ये होता है। सर तो फिर हम इसे ओवर पॉपुलेशन में क्यों काउंट कर रहे हैं?
एक्चुअली क्या है ना, आप समझो ये थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ना, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, एक्चुअली बायोलॉजी का टॉपिक नहीं, समझिए बात को। होता क्या है कि ओवर पॉपुलेशन, आप एक बात मेरी बहुत से गौर से समझिएगा, ठीक है, कि आखिर गरीब लोगों के इतने सारे बच्चे क्यों होते हैं, अमीर लोगों में बच्चे कम होते हैं। आप देखेंगे एजुकेटेड यस सर। आदमी जो भी है ना, आप देखोगे कॉर्पोरेट में जो काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, किसी भी चीज को बहुत ध्यान से वैसे खुले दिमाग से आप समझिएगा, आपको तभी समझ में आएगी। ये इकोनॉमिक्स है। आप देखो कि जितना भी आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर से होंगे, दिल्ली एनसीआर में जितना भी कॉर्पोरेट में काम करने वाला कपल है, उनके या तो एक बच्चे होंगे या दो बच्चे होंगे। आप किसी सोसाइटी यस में सर। चले जाओ, यस सर। मैं क्लेम करता हूँ कि 90% लोगों के दो से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, और उनमें से भी 50% देखोगे एक ही बच्चे होंगे, बिकॉज वो उतने ही बच्चे होते हैं जितने बच्चों को पढ़ा लिखा और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। ये उनका पहला माइंडसेट होता है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा सा सोसाइटी को समझते हैं। लेकिन गरीब आदमी के इतने सारे बच्चे क्यों होते हैं? उनका एक माइंडसेट अलग है। अब उनका क्या माइंडसेट है? उनका मानना है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा, तो उनका मानना है कि मोर हैंड्स मीन्स मोर वर्किंग हैंड्स मीन्स मोर अर्निंग। घर में काम करने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे, घर की अर्निंग उतनी बढ़ेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पे लगा देते हैं, ठीक है। काम पे लगा देने की वजह से उनकी अर्निंग बढ़ जाती है, ये उनका ऐसा मानना है। और यही इंडिया में गरीब लोगों के बीच में ये ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने के पीछे लॉजिक है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का लॉजिक है, ठीक है। ये हार्डकोर फैक्ट है, आप मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि जस्ट वी आर गिविंग अ लॉजिक, इट्स अ रिसर्च, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, अब अगर बच्चा पढ़ने जाएगा तो काम कब करेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो तुम्हें बच्चे को खिलाना नहीं है, मिड डे मील स्कीम है, आओ आराम से स्कूल में आएगा, हम बच्चे को खिलाएंगे। प्लस साथ में बच्चों को थोड़ा बड़ा खाना घर ले जाने के लिए दिया था, डाइट बहुत पहले से आ रहा है, वो आंगनबाड़ी वगैरह जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के थे उनके थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि अगर वो दिन में पढ़ेगा तो क्या रात में काम करेगा। तो उनका मानना है वो बच्चों को खेत रूरल एरिया में खेतों में भेज देते हैं, छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो एनरोलमेंट है वो ऑलरेडी लो हो जाता है, ठीक है। तो समस्या क्या है, ओवर पॉपुलेशन अनएजुकेशन की वजह से और अनएजुकेशन ओवर पॉपुलेशन की वजह से, दोनों का विशेष साइकिल लगातार चलता है। आप समझ में आया? यस अगर ये सर। माता पिता, ये पेरेंट्स एजुकेटेड होते तो ये अपने बच्चों को काम पे नहीं लगाते, है ना। ये अनएजुकेटेड इसलिए काम पे लगा रहे हैं। अब जब वो काम पे लग जा रहे हैं तो फिर से एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी दिन वो भी पेरेंट्स बनेंगे जाकर के। गॉट इट? ठीक है। सो दैट इज द यस प्रॉब्लम। सर। इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस, इसके लिए इसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है ना। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट है सेक्सुअल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनको एसटीडी कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बिटवीन बिटवीन 15 to 25 24 year age, 15 to 24 year age, ठीक है। इस सब का एक कारण है क्या? लैक ऑफ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन, हाँ, और उसमें भी यस हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। सर एक बार ये आप लास्ट पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ये इन्फेक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडी in the individual of 15 to 24 year age। सर और एक और चीज, सर जो आपने वो लॉजिक मतलब वो इकोनॉमिक्स वाला जो चीज थी ना सर, वो तो एनरोलमेंट के लिए सर, लेकिन कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी मतलब मैं समझ अभी भी नहीं समझ पाया कि ओवर आप देखो वो यार, समझो अनएजुकेशन की बात। वजह से हुआ ना। हाँ बिल्कुल, देखो ना, अनएजुकेशन लोगों को, ये एजुकेशन नहीं है, इस बात का एजुकेशन नहीं कि व्हाट इज द मैरिजेबल एज, है ना। एट व्हाट टाइम अ पर्टिकुलर फीमेल इज लाइक रेडी टू बियर अ चाइल्ड, ठीक है। फीमेल का, अब आप बताओ, आप चलो, आप यू आर ए बायोलॉजी स्टूडेंट, आप उन लोगों की बात करो जो साइंस से नहीं पढ़े, ठीक है। इवन उनको भी ये नहीं पता होगा कि यूट्रस का प्रॉपर डेवलपमेंट, एक इन्फेंट यूट्रस का प्रॉपर डेवलपमेंट एक फीटस कैरी करने के लिए किस एज में हो जाता है। उनको लगता है कि गवर्नमेंट इज ट्राई टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, दैट्स व्हाई दे आर इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज।
and Yes. they don't know कि government is increasing the age of marriage to reduce the mother mortality rate. समझो इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स से एमएमआर आप कहाँ पे पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट। Yes, sir. ठीक है, मदर मोर्टेलिटी पर 1000 बर्थ देने वाली मदर्स में कितनी मदर्स बच गई, कितनी की डेथ हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, मदर्स मोर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ रही है? उसके पीछे रीजन क्या है कि मैरिजेबल एज राजस्थान में आप देखें, अभी आप, मैं सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा था वीडियो, देयर इज अ लाइक अ 8 year old ब्राइड, राइट, है ना? सो व्हाट इज दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन, है ना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, झारखंड, बिहार तो अब काफी हद तक डेवलप हो गया, स्टिल बिहार का कुछ पार्ट, है ना, दैट इज स्टिल बैकवर्डेड। सो मैरिजेबल एज कम होती है। मैरिजेबल एज आप देखो ना, हमने एज ग्रुप क्या लिखा है, 15 to 19। आप लॉजिक दे सकते हो कि यार 19 से तो कम में मैरिज करना ही दैट इज क्राइम इन इंडिया, है कि नहीं? Yes, sir. माँ बाप को Yes, जेल जाना sir. पड़ जाएगा। Yes, sir. बट लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज हैपनिंग ना, हाँ sir. प्रैक्टिकली इट इज हैपनिंग। क्यों? Sir, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदमी सोचता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दूसरे के सर पे डाल दो बढ़िया है। गरीब आदमी यही सोचता है, अनएजुकेटेड आदमी यही सोचता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? yes, sir. जी सर, तो मतलब सेकंड पॉइंट का बेसिकली लॉजिक ये है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएजुकेशन है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन है। राइट, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। ठीक है, हम ये सिर्फ उन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो मेजर पॉइंट है। अच्छा, यहां पर आप देखिए, हम सिर्फ एक एस्पेक्ट लेकर के चल रहे हैं, क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपको दिमाग में पूरे रखना है। ठीक है, हम सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो, Yes, sir. एक नीचे नोट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है। नोट, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to initiate the program at national level, initiate the program at national level to attain the reproductive health, as a social goal। पूरे वर्ल्ड में पहला इंडिया कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम पहला लॉन्च किया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और आपको बता दूं, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भले ही कोई कितना डेवलप्ड या एजुकेटेड बने, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही और इंडिपेंडेंट होते ही फीमेल्स को वोटिंग का राइट दे दिया। इंग्लैंड ने हमसे बाद में फीमेल्स को वोटिंग का राइट दिया है। इफ यू टॉक अबाउट द इक्वलिटी, राइट, इंग्लैंड ने इंडिपेंडेंट होने के बाद वोटिंग का राइट दिया फीमेल्स को। इंडिया में फीमेल्स को जो राइट दे रखा है स्टार्टिंग से हमारे यहाँ, दिस इज लाइक इट हैज बीन मैनिपुलेटेड, बट स्टार्टिंग से हमने फीमेल्स को इक्वली राइट दे रखा है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अच्छा, इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम था, नोट करेंगे। फैमिली प्लानिंग जिसको परिवार नियोजन कहते हैं, फैमिली प्लानिंग वाज द फर्स्ट सच प्रोग्राम इनिशिएटेड, फैमिली प्लानिंग वाज द फर्स्ट सच प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1951। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम यहां है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। मैं अभी आपसे वही बात कर रहा था जो अभी, कि आप एजुकेटेड लोगों में भी देखिए, एजुकेटेड लोगों से आप कभी क्रॉस क्वेश्चन करोगे, दे वोंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली, कितने भी आप पढ़े लिखो। आई हैव सीन दैट नंबर ऑफ द पीपल आई नो, राइट? सो दे डू नॉट हैव आइडिया अबाउट इट। ठीक है, इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं। क्यों? नीदर दे हैव रीड आउट एनीवेयर टेक्निकली, और ना ही उनको कोई ऐसी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिली। यू आर अवेयर विद दैट बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, राइट? सो दैट इज द रीजन। स्टिल अब जैसे नोट करेंगे, at current time
government is running reproductive and child health care, reproductive and child health care programs, reproductive and child health care program, to make people aware about various reproduction related aspect and to build a reproductively healthy society. तो ये आरसीएस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिससे कि सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, है ना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, लोग अवेयर नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो लोगों का सोचना कुछ अलग है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट कब से इसकी बात कर रही है कि इसको सीबीएसई में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। कुछ स्कूलों में स्टार्टिंग में आई नो इसको स्टार्ट किया गया, लाइक जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में थोड़ा बड़ा स्टार्ट किया गया, लेकिन स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड इन ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। ये सीबीएसई का कहना था कि इसको हम कोर्स करिकुलम में डालेंगे, इसके लिए अलग से टीचर होंगे, है ना, जो ये पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आप देखिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं, कुछ कुछ स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेड किया गया इसको, लेकिन आज भी देखिए मेगा सिटीज में इम्प्लीमेंटेड नहीं, प्रॉब्लम तो है ही। नोट करेंगे, इंट्रोडक्शन of sex education is another step to improve reproductive health, as this knowledge will save them from myth, misconception and about STDs. Fourth, knowledge about birth control methods. Knowledge about birth control method and care of mother and child. Care of mother and child, ठीक है ना। फिफ्थ, ऊपर वाला तो क्लियर ही है, अवेयरनेस अबाउट सोशल एविल, awareness about social evils like drugs, tobacco, alcohol, sexual abuse, etc. सर ये ड्रग्स, टोबैको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कैसे आया? यस सर। सिंपल सी बात है, आज की डेट में कॉर्पोरेट में, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल सी बात, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। कॉर्पोरेट्स में आजकल जितने भी फीमेल्स हैं, है ना, उनमें से बहुत आप देखिएगा जो ज्यादा मेगा सिटीज में बच्चे पैदा होते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में, वो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ना। आपको अक्सर वो बीमार होते दिखाई देंगे कि किसी की नाक बह रही है, कभी फीवर आ रहा है। आप देखिए बच्चा महीने में या नहीं महीने में तो 2 महीने में एक बार स्कूल से गायब हो जा रहा है। टीचर पूछ रहे हैं, पेरेंट्स इन्फॉर्म करें बच्चा हमारा बीमार है। बहुत सारे बच्चे जिनको मैं देखता हूँ हर महीने बीमार रहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? गांव में आप देखिए जाकर के बच्चे साल भर हो जाते हैं, उनको फीवर नहीं आता है, ठीक है।
and hardly they are well healthy and hardly they take care of anything. आप कभी भी देखिएगा. The reason behind it, because of their this kind of the lifestyle, alcohol, drugs, smoking, it's very frequent and it's like आज की डेट में this is a social what can I say, social lifestyle. It's a part of lifestyle, है ना. कोई आज की डेट में बुरा नहीं मानता, है ना, क्योंकि because now it's a part of lifestyle. So what happens, the such kind of the mother that produces a weak kind of the ova and degraded ova. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. So the quality of ovum degrades, or in the same time, in terms of males, the quality of sperm degraded. So these degraded ova and sperm, they produces a zygote which is itself a weak kind of, means it is not a quality zygote. So what happens, the offspring which are produced by this means they are themselves weak. They may be physically weak, they may be mentally weak, even they, and most of the time they always remains weak in perspective of their immunity. तो अक्सर ऐसे बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है ना, जिसकी वजह से वो वीक इम्यूनिटी वाले बच्चे पैदा होते हैं और धीरे धीरे वो क्या जनरेशन को डिग्रेड कर रहा है. क्या रीजन यही है. अब समझ आया. यस सर. तो अब आप देख रहे हैं ये इम्यूनिटी वाला जो मैंने फैक्टर बताया बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है, फीमेल्स में, बिकॉज 50% ऑफ द कॉर्पोरेट फीमेल्स आर एल्कोहलिक, ठीक है, एंड दे आर स्मोकर ओनली, and it will go beyond 80% or 90% if we'll talk about the call centers or this kind of the job which have heavy mental pressure. हर चीज के अपने कॉज हैं, ठीक है, और हर चीज के अपने रीजन है. आप किसी चीज को ब्लंटली रॉन्ग या राइट नहीं कह सकते. और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको ऐसे डिस्कस नहीं किया सकता. तो ये पूरा इकोनॉमिक्स का पॉपुलेशन जो पार्ट होता है ना, पॉपुलेशन इज ए चैप्टर ऑफ, इसको हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दो में पढ़ते हैं. ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और डेमोग्राफी की बात करते हैं और टोपोग्राफी की बात करते हैं. जब हम बात इकोनॉमिक्स की करते हैं तो आप बताइए दिल्ली ओवर पॉपुलेटेड क्यों है, बताओ मुझे. क्या कोई बायोलॉजिकल रीजन है क्या, बोलो. बायोलॉजिकल रीजन है. मुंबई ओवर पॉपुलेटेड क्यों है, चेन्नई ओवर पॉपुलेटेड क्यों है, इज देयर एनी बायोलॉजिकल रीजन? नॉट एट ऑल, इट इज ऑल इकोनॉमिकल रीजन. दिल्ली क्यों लोग जाते हैं, मुंबई क्यों लोग जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं भैया, है ना. कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट. तो दैट इज इकोनॉमिक रीजन. इससे पॉपुलेशन को दो तरह से स्टडी किया जाता है. बायोलॉजी में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काउंट करें. नेक्स्ट एक नोट लिखेंगे, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड into 5,000 community development block. India have been divided into 5,000 community development block. Community development block since 1958. Each block has a primary health center, PHC, a primary health center and 3 sub center. कोरोना की वैक्सीन PHC में लग रही है, देखो हर PHC में. ठीक भाई. और नोट करेंगे, एक और पॉइंट नोट करो. In 1974, WHO launched Universal Immunization Program. WHO launched a Universal Immunization Program. For the children in entire world against 6 major communicable disease, namely diphtheria, pertussis,
टिटेनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे बोलते हो, क्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स। ठीक है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको गवर्नमेंट कहती है फ्री में टीका लगवा ले जाओ, डीपीटी का। डीपीटी वैक्सीन इन तीनों के लिए है। ठीक है, पोलियो की आप देखो स्कूल स्कूल घर घर जाके ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है ना। और उसके बाद इसके अलग से टीके लगते हैं, मेजल्स के और इसके फीवर टीबी के अलग से टीके लगते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये WHO ने 6 डिजीज के लिए इनको पूरे वर्ल्ड से खत्म करने के लिए अलग से वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया 1974 में, है ना। इन सर इंडिया, हाँ, वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी ये डिजीजेस हो सकती हैं? समटाइम इट हैपेंस, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं काम कर पाई, ऐसा हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं होती, 99.9% नहीं होती। ओके सर। In India, this program was launched in 1984. In India, this program was launched in 1985, 1985। ठीक है, और ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो हम अभी बात कर रहे थे। ह्यूमन, हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये वाला बात और तुमको और समझ में आएगी जब तुम लोग पढ़ोगे इकोलॉजी में एक्सप्लोजन। ये नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ नहीं, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब क्या चीज है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये होती क्या है। देखो क्या होता है कि सपोज दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वो मतलब होता है कि एक बिल्डर ने एक बिल्डिंग बना दी, एक सोसाइटी तैयार कर दी, उस सोसाइटी में 500 फैमिलीज रह रही, 500 फैमिलीज रह रही, लेकिन सोसाइटी में कार की पार्क करने की जिस कैपेबिलिटी, सिर्फ 100 कार पार्क करने की कैपेबिलिटी, फैमिली 500 है, 100 कार पार्क करने की कैपेबिलिटी। ठीक है, वहां पर 500 फैमिलीज को वाटर की सप्लाई चाहिए। ठीक है, लेकिन वाटर सप्लाई तो दे रखी 500 लोगों की, लेकिन वहां पर जो लैंड में वाटर टेबल गर्मी में इतना नीचे चला जाता है कि सिर्फ इतना ही पानी निकल सकता है कि 300 लोगों को पानी की सप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो सप्लाई तो सबको होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। अब लोगों के पास पानी की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो क्या हुआ, वो इकोसिस्टम जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन को बियर आउट कर पाए। कायदे से उस सोसाइटी में 200 घर ही बनने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उतनी जगह में उसने 500 घर बना दिए। तो ये क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो होती है, वो कंडीशन होती है जब कोई भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम किसी पॉपुलेशन को बियर आउट करने में कैपेबल नहीं होगा। दिल्ली ऑलरेडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वर्ज पे है, कगार पे है ना। वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन में पहुंच चुकी है ऑलरेडी, बहुत पहले पहुंच चुकी है। चेन्नई में लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ, या लास्ट ईयर की शायद बात है, वाटर टेबल 2000 फीट से नीचे चला गया, पानी था ही नहीं पूरी चेन्नई में। लोगों को चेन्नई खाली करनी पड़ी, इतना ज्यादा वाटर को एक्सप्लॉइट किया गया कि वाटर टेबल ही नीचे चला गया, है ना। दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जब कोई भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम पॉपुलेशन को बियर आउट करने में कैपेबल नहीं होता, उस कंडीशन को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक, नोट करो। पहले आप लिख लो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, हालांकि इट्स नॉट पार्ट। ठीक है, व्हेन एनी इकोसिस्टम and resources, when an ecosystem and resources are not capable to, when an ecosystem and resources are not capable to bear out, capable to bear out a population, this condition is called
population explosion. At present, the population is increasing at the rate of 2 person per second in the world. 2 लोग हर सेकंड बढ़ जा रहे हैं. 2 person per second in the world. Approximately 2 person per per second. second. हाँ, वर्ल्ड की बात करें, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे. 2 person per second. एक सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं. That is 8 million people every month. That is 8 million people every month, or 70 million people are added per year. 70 मिलियन लोग हर साल पूरे वर्ल्ड में ऐड ऑन हो जाते हैं. ठीक है. If, next point, if the population will increase, at this rate, it will become double. If the population will increase in this rate, it will become double in every 35 years. वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरी दुगनी हो जाएगी 35 साल. है ना. अब देखो इसमें भी क्या है, पॉपुलेशन कहीं कहीं तो हर जगह नहीं बढ़ रही. कहां पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है बताओ? एशिया. रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा देखो कितने अनडेवलप्ड कंट्री में है. फिर दूसरे नंबर पर कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपिंग कंट्री. ठीक है. सर अनडेवलप्ड मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. अनडेवलप्ड कंट्री में सबसे पहले आता भाई साहब मिडिल ईस्ट. मिडिल ईस्ट प्लस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मेनली यही है. ठीक है. तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये, और डेवलपिंग कंट्री में आ गया इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका इज अनदर कंट्री. तो उसकी भी कंडीशन काफी डेवलप करा इंडिया की जैसी. ठीक है. तो डेवलपिंग कंट्री में मेनली ये आ गए, ये सब कंट्री आ गए. है ना. सर मिडिल ईस्ट मतलब एशिया का बता रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट, मिडिल नहीं ना, मिडिल ईस्ट इसको नहीं बोलते. मिडिल ईस्ट है ये सब आपका जो ये वाला पार्ट पूरा है ना, लेबनान, सीरिया, है ना, ये सब. जॉर्डन, कुवैत वगैरह. जॉर्डन, हाँ जॉर्डन हो गया. नहीं कुवैत को नहीं कौन कर सकते, वो डेवलपिंग में आ जाए. डेवलप तो नहीं है वो, सब डेवलपिंग में आते हैं ना. ओके. वो डेवलपिंग में आते हैं. ठीक, ये सब. और फिर उधर इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, बुरुंडी, है ना, क्यूबा, सब इसमें आ जाएंगे, डेवलपिंग कंट्री में आ जाएंगे. उसके बाद बाकी वाले ये सब अनडेवलप्ड कंट्रीज जो मैंने बताया अभी, घाना, सूडान, सब ये सब पुअर कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं. फिर आते हैं डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये सब डेवलपिंग कंट्री में आते हैं. फिर डेवलप्ड कंट्री में यूके हो गया, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज मैक्सिमम है, रशिया हो गया आपका, ये सब. है ना. सर आपने बोला अनडेवलप्ड, फिर डेवलपिंग, फिर डेवलप्ड. हाँ. ठीक. इसका अपना बहुत क्राइटेरिया है, इसको समझने के लिए पूरी इकोनॉमिक्स समझनी होती है. ये भी इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है. सर इंडिया डेवलपिंग में आ रहा है? बिल्कुल डेवलपिंग में. डेवलप कंट्री का देखो आप, अरेबियन करेंसी शायद मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे महंगी करेंसी होगी. मेरे हिसाब से स्टर्लिंग पॉन्ड से उसका रेट को ज्यादा ही हो आज की डेट में. है ना. तो पॉन्ड से उसका रेट ज्यादा है, लेकिन वो डेवलप नहीं है. तो डेवलप का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप डेवलप्ड हैं. समझ रहे हो ना. यस सर. डेवलप का बहुत सारा रूल होता है कि इतने लोगों में इतना पुलिस वाला होना चाहिए, इतने लोगों में इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतने लोगों में इतने वकील होने चाहिए, इतने लोगों में इतने स्कूल होने चाहिए, इतने लोगों में इतना हेल्थ सेंटर होने चाहिए. ये सब क्राइटेरिया होता है. ठीक है. एजुकेशन रेट ये होनी चाहिए. ठीक है.
इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ये होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन डिफाइन करता है कि सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है कि नहीं? यस सर। तो ये Yes, बहुत sir. सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम बताते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है। सिर्फ पैसा होना नहीं, इकोनॉमी ओनली डजंट डिसाइड दैट कंट्री इज डेवलप और डेवलपिंग। नोट करो, in developed country like USA, in developed country like USA, Canada, European country, Australia, New Zealand, Japan and Russia, they have very low population growth rate. They have very low population growth rate. For example, in USA, it is 1%. For example, in USA, it is only 1%. सिंगापुर के भाई साहब नेगेटिव में है, ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में नेगेटिव में चल रहा है, जर्मनी की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में है। सिंगापुर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसके अकाउंट में $3000 सिंगापुर डॉलर वो देती है। हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पूरी डिलीवरी का होता है, और प्लस साथ में कुछ किट्स वगैरह भी देती है, मतलब बच्चे के लिए बाकी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पे नेगेटिव, ये कंडीशन है। ठीक है, और सर नेगेटिव होना भी तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। क्या सर नेगेटिव होना भी बेकार नेगेटिव बात होना है। और बुरी बात है। जर्मनी के साथ आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या वहां बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वो क्या है, वो नॉन वर्किंग पीपल है, यूथ सबसे कम है और पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है। इंडिया में एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, वर्किंग वो है, मैंने बोला ना कि इकोनॉमिक्स टॉपिक है, बायोलॉजी का नहीं है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सर चाइना भी डेवलप में आएगा ना? हाँ घंटा डेवलप में आएगा, ह्यूमन राइट्स है नहीं, कहाँ से डेवलप में आएगा? सर मेरे को लगा आएगा। कहाँ से डेवलप में आएगा यार? चाइना में गूगल नहीं चलता है, पता है तुमको? नहीं पता है? ऐसा ये सर पता है मतलब। पता है ना? तो जहां पर लोगों को फ्रीडम, मैंने तुमको क्या बोला, पैसे होने का मतलब नहीं आप डेवलप्ड हो, समझ रहे हो ना? यस आपका सर। लाइफस्टाइल क्या है ये डिसाइड करता है। पॉपुलेशन कितनी है, चाइनीज लोग कितने परसेंट, काउंट कर लेना कितने लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते ठीक से, चाइनीज लोग बताओ। यस चाइनीज सर। लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, आप देखना, वरना कॉल सेंटर इंडिया में नहीं होते, चाइनीज वो भी ले जाते इंडिया से। हमारा न्यूट्रल एक्सेंट है और इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की कंपेरेटिवली संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो दैट दैट इज द रीजन। तो चाइना इज ए डेवलपिंग कंट्री, प्योरली डेवलपिंग कंट्री, और इसके डेवलप्ड होने के कोई चांसेस नहीं है नियर फ्यूचर में, बता दूं मैं आपको। सर कैसे? हाँ, मतलब उनकी इतनी क्या? डेवलपमेंट हो तो रही है सर। मैंने तुमको देखो ना बताया ना कि आप मेरी बात समझिए कि सिर्फ पैसा होना एक डेवलप्ड आदमी का मतलब पहचान नहीं है, है ना? सो डेवलप्ड होने का मतलब ये होता है कि आपने लोगों को फ्रीडम कितनी दे रखी है, लोग कितना खुश हैं। एक होता है हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, समझ रहे हो ना? इन सब में आपका क्या कंडीशन है ये भी वहां काउंट किया जाता है। तो बहुत कम चांसेस है उनके, मतलब अभी भी बहुत कम चांसेस, उनको बहुत टाइम लगेगा अभी डेवलप होने में। तो डेवलप्ड का बहुत बहुत सारे पैरामीटर होते हैं इकोनॉमिक्स, नोट करेंगे। इन डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, the population growth is high, population growth rate is high. एशिया, Asia, Africa, Latin America, population growth rate is very high. Full stop. About two-third, about
2/3 of world population is present in developing countries. Full stop. राइट, तो 2/3 पॉपुलेशन तो इन्हीं कंट्रीज में है पूरे वर्ल्ड की, है ना, इनकी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, देखो एक मिनट होल्ड करना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। ठीक है, देखो पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड क्या है ना। देखो ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल डालेंगे। अब ह्यूमन पॉपुलेशन मैंने बताया कि हर 35 ईयर में डबल हो जा रही है ना। तो अब नोट करेंगे प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो देखो कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की प्लानिंग की जा सकती है। प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, पहला है एजुकेशन। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है, एजुकेशन। दूसरा, लोगों को एजुकेट किया जाए, है ना। दूसरा क्या, मैंने आपको बताया कि अभी जहां एजुकेटेड पॉपुलेशन है वहां एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। ठीक है, दूसरा क्या चीज है, इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज। इंडिया ने ऑलरेडी बढ़ा रखी है, इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, है ना। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो कि प्लान्ड वे में पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करेंगे तो ये पूरी तीन चीजें हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं। एजुकेशन पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, फीमेल एजुकेशन पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैरिजेबल एज ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, अब इससे ज्यादा भी बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग दैट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। मैंने बताया कि वर्ल्ड में पहला इंडिया वो कंट्री जिसने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो नोट करो बर्थ कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल, है ना। अब देखो इसमें से हम लोग को क्या क्या नोट करना है। मैंने पहले कह दिया था इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा समझते रहो। बर्थ कंट्रोल मेथड, है ना, ये पूछे जाते हैं। इसमें से जो नीट में आया मैं वो बताता जाऊंगा। ठीक है, और जो नहीं पूछा मैं वो भी बताता हूँ। अब देखो सब बर्थ कंट्रोल मेथड में नोट करो क्या चीज है। बर्थ कंट्रोल, है ना। तो बर्थ कंट्रोल क्या है, द रेगुलेशन ऑफ conception, the regulation of conception by preventive method or devices. Regulation of conception by preventive method or devices
to limit the number of offspring. To limit the number of offspring. Method or preventive method or Preventive method or devices to limit the number of offspring is called birth control. sir, to limit the number of offspring, मतलब कम इंडिविजुअल बर्थ लें, is called birth control. ठीक है। अब देखो मेनली इसमें से कौन सी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो कि बर्थ को कंट्रोल को कम कर सकती है ना, कौन सी प्रोसेसेस हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है, ठीक है, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या मैकेनिज्म यूज की जाए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो बर्थ कंट्रोल में यूज होते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पहली चीज क्या है, दे प्रिवेंट स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर दें, है ना, रोक दें, तो वो मूव करके फैलोपियन टिप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कंसेप्शन नहीं होगा। सेकंड क्या है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ऐसी कोई प्रोसेस हो जो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर दे, लेकिन विदाउट हार्मिंग बॉडी, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, विदाउट हार्मिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये स्पर्म की मोटिलिटी, तो भी फ्यूल फर्टिलाइजेशन, ओवम नहीं बनेगा जब ओवम रिलीज हो। इससे तो हाँ बेटा, इससे तो फिर ओव्यूलेशन अगर नहीं होगी तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। नहीं दोनों अलग अलग है ना, ऐसा नहीं है। ओव्यूलेशन को चेक किया जा सकता है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी। देखो सर ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल चलती रहेगी। देखो ना, तो अभी क्या होता है कि ओवा जो रिलीज होता है ना, तो ओवा तो रिलीज हुआ कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पे चलती है, यूट्रस में। दोनों अलग अलग जगह चल रही है ना। हाँ, बशर्ते जो हार्मोन्स निकल रहे हैं फॉलिकल से वो रिलीज होते रहने चाहिए। देखो अच्छा एक बात तो, ओवा कब रिलीज होता है, जब एलएच बढ़ जाता है ना, लुटाइजिंग हार्मोन, उसकी वजह से। अगर एलएच ना रिलीज हो तो बताओ, एलएच का अमाउंट तो इतना रिलीज ओवा नहीं हाँ, ओवर रिलीज नहीं होगा, है ना। यस सर, ओके। अब थर्ड क्या है, सर आपने भी क्या बताया, प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये ओव्यूलेशन जो क्वेश्चन है। अरे मैंने कहा मेरे भाई की मेंस्ट्रुअल साइकिल तो यूट्रस में चलती है ना, और ओव्यूलेशन होता है ओवरी में, तो ओवरी की साइकिल रोक दिया जाएगा सर तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेशन चलती तो रहेगी। लाइनिंग से है, तभी वो कंटिन्यू रहेगी। एग्जैक्टली, उसका रिलेशन लाइनिंग से रहेगा, एंडोमेट्रियम से। हाँ एंडोमेट्रियम से, है ना, तो एंडोमेट्रियम बनती बिगड़ती रहेगी लेकिन ओवर रिलीज नहीं होगा, ये कह रहा था। ओके थर्ड सर। क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। तो इम्प्लांटेशन कब हो रहा था, 6 to 8 डे में, याद है ना। तो अगर वो इम्प्लांटेशन ना होने पाए तो भी कंसेप्शन नहीं होगा। तो हम बायोलॉजी के एंगल से अगर देखें, अगर ये तीन ही चीजें किसी भी चीज से रोकी जा सकती हैं तो वो क्या होगा, वो बर्थ कंट्रोल मेथड है। चाहे इन तीनों चीजों को फिजिकली रोका जाए, चाहे मेटाबॉलिज्म के वे में रोका जाए। क्लियर, इस बात से समझ गए आप मेरी बात को। यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं, इसमें दो मेथड है, एक तो टेम्परेरी मेथड है ना, और दूसरा परमानेंट मेथड, है ना। तो टेम्परेरी मेथड और परमानेंट दो तरह के मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, नोट करें, हेडिंग डालेंगे इसी में, बर्थ कंट्रोल में, है ना, द टेम्परेरी मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। तो सबसे पहले आता है टेम्पररी मेथड। तो टेम्परेरी मेथड में सबसे पहले आ जाते हैं, कौन कौन से टेम्परेरी मेथड है। फर्स्ट सबसे पहला हमारा हो गया
बाई केमिकल मीन्स। ठीक है, अब टेम्परेरी मेथड में सबसे पहले हम केमिकल मीन्स, ये जो टेम्परेरी मेथड होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बैरियर्स। बैरियर्स कैसे हैं? दे प्रिवेंट या दे क्रिएट बैरियर between gamete fusion. They create barrier between fusion of gamete, है ना? तो गैमीट के फ्यूजन में बैरियर क्रिएट करते हैं। पहला है केमिकल मीन्स, तो केमिकल मीन्स में कौन आ गया? ओरल पिल्स, स्पर्मिसाइड्स, है ना, सबसे पहले आ गए स्पर्मिसाइड्स। ठीक है, अब देखो स्पर्मिसाइड्स क्या होती हैं। ठीक है, स्पर्मिसाइड ये क्या करती हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देती है, यूट्रस के अंदर उसको चोक कर देती हैं, उसकी मोटिलिटी को खत्म कर देती हैं, जिससे कि वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाता, है ना। तो इसमें से कुछ नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लो। स्पर्मिसाइड्स, दे आर केमिकल, दे आर केमिकल which are introduced into vagina before sexual intercourse. They adhere in mucus, they adhere in mucus and kills sperm. फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, अब यहां से ज्यादा मैं बोलता हूं, वहां स्टार बनाते हैं, ठीक है। These spermicide contain lactic acid, citric acid, boric acid, पोटेशियम परमैंगनेट, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड पूछा हुआ क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक, एंड जिंक। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दे दो, इसका एक एग्जाम्पल है स्पर्मिसाइड टेबलेट का, वो है नॉनॉक्सिनोल, नॉनॉक्सिनोल, है ना, और डेल्फेन, नॉनॉक्सिनोल और डेल्फेन, ये दो स्पर्मिसाइड टेबलेट है। ठीक है, तो सर ये पिल्स तो होती हैं? हाँ, ये मतलब नहीं, क्रीम्स या जेलीज के फॉर्म में होती है, कुछ पिल्स भी होती हैं। ओके। और ये डेल्फोन तो क्रीम है, और ये नॉनॉक्सिनोल टेबलेट है। ओके सर। सेकंड, मैकेनिकल मींस। सर तो टैबलेट तो खाते होंगे ना? ना भाई, दे आर इम्प्लांटेड इन फीमेल वेजाइना। मैकेनिकल मींस, सर ये तो फिर इचिंग सेंसेशन या फिर ऐसा कुछ डैमेज भी कर सकते हैं। अरे हम डॉक्टर थोड़े ना है। यस सर। ठीक, मैकेनिकल मींस ऑब्वियसली जितने भी केमिकल्स होते हैं वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं ना, कि कुछ केमिकल्स एलर्जेंट होते हैं। आप देखो जितना, इवन सिंपल सी बात है, जो कॉस्मेटिक आते हैं उन पे क्या लिखा होता है ना, बहुत सारे कॉस्मेटिक में लिखा होता है ना कि बिफोर यूजिंग इट यूज एट एनी पार्ट ऑफ योर स्किन, आर यू एलर्जेंट फॉर इट और नॉट, है ना, सब में देखना लिखा होता है, जितने हेयर कलर, फेयर कलर जो भी आते हैं सब में लिखा होता है। तो आप किसी भी केमिकल के एलर्जेंट हो सकते हैं, वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा पहले से। ठीक है, मैकेनिकल मींस में आ जाते हैं। मैकेनिकल मींस में द फर्स्ट वन इज कॉन्डोम, ठीक है, और दे आर फॉर मेल्स एंड फेमिडोम्स फॉर फीमेल, फेमिडोम्स दे आर फॉर फीमेल,
नेक्स्ट आ जाते हैं ये दो मैकेनिकल मीन्स। अच्छा इसी में मैकेनिकल मीन्स में ही आ जाओ, है ना। अब मैकेनिकल मीन्स में ए हो, ये हो गया। बी, बी में आते हैं डायाफ्राम्स, डायाफ्राम्स, सर्विकल कप, सर्विकल कप एंड वॉल्ट्स, वॉल्ट्स, डायाफ्राम, सर्विकल कप एंड वॉल्ट। एक मिनट दो मुझे। सर वो लास्ट वाले की स्पेलिंग क्या थी? वॉल्ट वही जो वॉल्ट बोलता है, VAULT। मैं दिखा देता हूँ ये डायाफ्राम। Give me just 1 second. ये आपके स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखो देखो डायाफ्राम और सर्विकल कप्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डायाफ्राम एंड सर्विकल कप्स वो दोनों का साइज डिफरेंस होता है। दिस इज डायाफ्राम, है ना। तो डायाफ्राम दे आर इसमें ये इस तरह इस टाइप के होते हैं और दे आर पुट इन द सर्विक्स, है ना, सर्विकल पार्ट में। अब देखो यहाँ पे स्पर्मिसाइड इसमें ऑलरेडी होता है, स्पर्मिसाइड इसमें, और डायाफ्राम यहाँ पे फिट कर दिए जाते हैं एंड दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म, राइट। तो ये हो गया डायाफ्राम्स, राइट। और दूसरा मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप को मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि आपको स्कूल में लिखना भी पड़ेगा। Cervical cups and diaphragm, they are like there is a different in just a minute difference. देखो, they are the cervical cups, है ना, they are cervical cups. So barrier method cervical cups, है ना। वही सर्विकल कप मतलब सर्विक्स के ऊपर रखते हैं इसलिए इसको सर्विक्स, ये सर्विक्स वाला पार्ट है इसके ऊपर रखते हैं इसलिए इसको सर्विकल कप बोलते हैं, है ना। दे आल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म, है ना। ये ज्यादा फिट हो जाते हैं, दे ब्लॉक द स्पर्म एंट्री, स्पर्मिसाइड। और इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी स्पर्मिसाइड होते हैं, दे आर सर्विकल कप, राइट। तो नोट कर लो, नोट करेंगे। सर फेमिडोम्स क्या होते हैं? फेमिडोम्स दे आर लाइक फीमेल condoms, तो दे आर कॉल्ड फेमिडोम्स, है ना। तो जस्ट अ मिनट, फेमिडोम्स देखता हूँ, वेट। So but they are least usable. Femidome.
देखो डायग्राम छोटा है बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड, समझने के लिए सफिशिएंट है। Pyridomes, they are such kind of the structures. They are but they are not reusable structures, है ना। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो reusable, देखो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। The first one this is not reusable और the second one जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बैरियर जो मेथड पढ़ रहे हैं, ए वाले जो पहले हम लोग पढ़े थे Pyridomes and condoms, they are not reusable and these are the Pyridomes. They have both side of, इनमें circles दोनों तरफ होते हैं, rings दोनों तरफ होते हैं and they are kept in inside vagina, right? So they are Pyridomes. तो नोट कर लो। तो तीनों ये जो होते हैं डायाफ्राम, सर्विकल कप्स एंड वॉल्ट्स, ओके, दे आर मेड अप ऑफ रबर, प्लास्टिक और लैटेक्स। दे आर मेड अप ऑफ रबर, प्लास्टिक और लैटेक्स, ओके, which covers and that are fitted to cervix of, that are fitted to cervix of female, that are fitted to cervix of female vagina, comma, they check the entry of sperm, full stop। नेक्स्ट अंडरलाइन करेंगे, दे आर रीयूजेबल डिवाइसेस, दे आर रीयूजेबल डिवाइसेस। सी वाला जो पार्ट है ये भाई साहब नीट में बहुत बार पूछा गया। इनको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इन्हें शॉर्ट में आईयूडी कहते हैं। अभी तक जो डिवाइसेस हमने देखी थी वो सब एक्स्ट्रा यूट्राइन, ऊपर वाली कहां फिट कर रहे हैं, यूट्रस के बाहर फिट कर रहे हैं ना। यस तो इनको हम क्या कह सकते हैं, दे आर एक्स्ट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, है ना। इसके पहले वाली भी एक्स्ट्रा यूट्राइन, ये थी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज, है ना। अब देखो मैं आपको आईयूडीज बताता हूँ, आईयूडीज होती क्या क्या है, पहले नोट करेंगे। दीज डिवाइसेस आर plastic or metal object, these devices are plastic or metal object, they are kept in uterus of female, रिपीट कर दीजिए। these are plastic or metal devices, they are placed in the uterus of female, they are placed in the uterus of female with the help of, they are placed in the uterus of female with the help of doctor, with the help of female doctor, right? Full stop. These can be categorized, अब इनको भी हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो बताते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। अब आईयूडी देखो मैं दिखाता हूँ, इनमें से एक आईयूडी बहुत फेमस, इसको हम सीयूटी बोलते हैं, कॉपर टी बोलते हैं, है ना। और ये हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ आईयूडी। देखो इसे हम कॉपर टी बोलते हैं, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, ये फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लेस कर दी जाती है ना। ये क्या करते हैं, ये आईयूडीज, देखो ये कॉपर टी है दिखा हुआ है, ये कॉपर के आयंस को रिलीज करती है। कॉपर का आयन क्या करता है, ये स्पर्म की मोबिलिटी को खत्म कर देता है और स्पर्म को किल कर देता है ना। इनको हम आईयूडीज बोलते हैं, नोट करेंगे। अब ये दो तरह की होती हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया मेडिकेटेड आईयूडी, तो पहले आती है
नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आईयूडीज से। मेडिकेटेड आईयूडी, मेडिकेटेड आईयूडीज में आती हैं, ठीक है, लिप्स लूप, नाम याद रखना, लिप्स लूप, है ना। फिर आती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर जैसे ये यही है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में इसको हम लोग कॉपर टी कहते हैं, सीयूटी, सीयूटी कॉपर टी, है ना। और मल्टी लोड 375 ये पूछा हुआ है, मल्टी लोड 375, है ना। कॉपर टी मल्टी लोड सर ये 375, कॉपर रिलीजिंग है। हाँ ये कॉपर के आयन रिलीज करती हैं दोनों, है ना। और दूसरी होती हैं, सॉरी ये थी नॉन मेडिकेटेड, एक मिनट, मेडिकेटेड मत ये नॉन मेडिकेटेड है ना। लिप्स टू प्रॉपर्टी रिलीजिंग ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, है ना। और दूसरी होती हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ये धीरे धीरे क्या करती रहती है, हार्मोन्स रिलीज करती रहती है, ठीक है। हार्मोन रिलीज आईयूडी में ये क्या रिलीज करती है, जैसे इसका एग्जांपल है LNG-20, LNG-20, है ना। और प्रोजेस्टास्टर्ट, प्रोजेस्टा प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन है। तो आयोडीज दो तरह की होती है, एक नॉन मेडिकेटेड, दूसरी हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। नोट करेंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मतलब आयोडीज, आयोडीज they increase phagocytosis, they increase phagocytosis of spermatozoa, they increase phagocytosis of spermatozoa within uterus, full stop. Copper ions suppress motility, and their fertilizing capacity. Copper ion suppress motility and their fertilizing capability. Full stop. The hormone releasing IUD, they turn cervix hostile for sperm, they turn cervix hostile for sperm and makes uterus unsuitable, make uterus unsuitable for implantation, ठीक है। तो आईयूडीज हमारी हो गई नॉन मेडिकेटेड, है ना। अब देखो, तो ये कौन सी डिवाइसेस थी, ये हमारी थी मैकेनिकल मींस, है ना, दूसरी डिवाइसेस थी। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तो देखो पहले हमने पढ़ा क्या, टेम्परेरी मेथड में पहला केमिकल मींस, फिर मैकेनिकल मींस, और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा फिजियोलॉजिकल मींस है। फिजियोलॉजिकल मींस, अभी जो फिजियोलॉजिकल मींस है इसमें हम फिजियोलॉजी भी चेंज में कर देते हैं। ये मेनली होती है ओरल डिवाइसेस, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसी में आती हैं, ओरल डिवाइसेस, है ना। तो नोट करेंगे, these are used in the form of tablets, these are used in the form of tablets, that's why they are called
contraceptive pills. Presto. They check ovulation. They check ovulation by inhibiting FSH and LH. They check ovulation by inhibiting FSH and LH. ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट एक सर बाय के आगे क्या था? by suppressing FSH and LH. FSH follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे. Okay. Next, birth control pills have some side effect like nausea, breast tenderness, nausea, breast tenderness, weight gain, etc. On other hand, important underline करेंगे. On other hand, these pills reduces the chances of cancer. Reduces the chances of cancer. ठीक है, और एक क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था, ये कई बार पूछा गया, ये आप नोट कर लो, फैक्ट क्या में स्टार बना के लिखो, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है. सहेली पूछा था किसने बनाया है. सहेली is a pill contain non-steroidal preparation. बाकी जितनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो सब जो हैं उनमें स्टेरॉइड्स होता है. कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन कॉल्ड सेंटक्रोमन. तो इसमें एक नॉन स्टेरॉइडल केमिकल है जिसका नाम सेंटक्रोमन है. It has high contraceptive value. It has high contraceptive value and a little side effect. पूछा गया था बनाया किसने. It has been developed by CDRI Lucknow. Central Drug Research Institute. Central Drug Research Institute, लखनऊ. ठीक है. फोर्थ है इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स. इम्प्लांट्स वगैरह होती हैं जो आर्म्स में ऊपर यहाँ पर स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती है. उनसे धीरे धीरे वो मिनरल्स की तरह होती है, उनमें धीरे धीरे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं और वो भी यही काम करते हैं इम्प्लांट्स. लेकिन इम्प्लांट्स की लाइफ और ज्यादा होती है या ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं. यही फर्क है इनमें और इसमें. ठीक है. इम्प्लांट्स certain contraceptive such as progestin mini pill. Certain contraceptives such as progestin mini pill or progestogen
in combination with estrogen, used by female as injection or implant, used by female as injection or implant under the skin of upper arm. Full stop. They remains effective for 3 to 4 years. ठीक भाई? सर एक बार प्लीज वापस समझा देंगे कि मतलब स्किन में लगाने से क्या होता है? अरे स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, ये अपर आर्म, ये हाथ हो गया ऊपर वाला, इसमें स्किन के नीचे इस तरह के इम्प्लांट्स होते हैं, इंजेक्शन टाइप के, निडल टाइप के होते हैं, इनको इम्प्लांट कर देते हैं। ये 3-4 साल तक धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करती रहती है, 3-4 साल तक काम करती है, ये होती है। ओके सर। इनको इम्प्लांट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लेंगे परमानेंट और सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो हमने टेम्परेरी मेथड सब पढ़ लिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परमानेंट मेथड। ठीक है? क्लियर? यस। ठीक है। परमानेंट और सर्जिकल मेथड ऑफ परमानेंट और सर्जिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, है ना? क्लियर? सर ये जो ये क्वाइटस इंटरप्टस का क्या कहते हैं वो होता है प्रोसेस होता है, मतलब सिर्फ बाहर क्या कहते हैं